नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का भाग नंबर 11। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके और जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। यह जो सीरीज आपकी है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी पुस्तक के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भगत सिंह ने निम्न में से किसके साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डेट क्या थी? तो 8 अप्रैल 1929 की डेट भी आपको याद रखनी है। क्यों फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में जो है यह बम फेंका गया था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी इस प्रश्न का 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल शेड्यूल कितने हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में से जो हमारा 6th शेड्यूल है, जो हमारा 6वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा 4 राज्यों के प्रशासन से। तो आप इसे याद देखिएगा। तो 6th शेड्यूल में आपके 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन इसमें त्रिपुरा नहीं है। तो इसके अलावा इसमें मणिपुर नहीं है, बल्कि इसमें जो है त्रिपुरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है आपको 6वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। ये 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं? असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा, लेकिन इसमें मणिपुर सम्मिलित नहीं था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी डिटेल भी आपके सामने यहाँ पे लिखी गई, जिसको आप देख सकते हैं। तो 6ठी अनुसूची का विषय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आप याद रखिएगा। इस पंचवर्षीय योजना का क्या नाम है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी जो है इसका संबंध था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड क्या था 8वीं पंचवर्षीय योजना का? तो 1992 से लेके 1997 तक ये योजना चली थी। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था? तो 1951 से लेके 1956 तक आपकी चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसका समय काल कब से कब तक? तो 1956 से लेके 1961 तक चली थी। हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वह चला था। तथा सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा था, जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। वहीं हमारे चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था? तो 1969 से 74 तक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे बात हो रही है, इसके द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो आप याद रखिएगा, यह डेट थी 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 का जो डेट था, इसको पूर्ण स्वराज दिवस डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनको कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है?
तो आप याद देखिएगा अलकनंदा के साथ जो मंदाकिनी नदी है वह रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे मंदाकिनी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट हमारे संगम है इनको देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो विष्णुप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम को हम विष्णुप्रयाग कहते हैं। पिंडार और अलकनंदा नदी के संगम को हम कर्णप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम को हम देवप्रयाग कहते हैं। इसके अलावा गंगा एवं यमुना के संगम को हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद अगला है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पे दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा यह जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है यह आपको मिलेगा चिनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा चिनाब नदी पर और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो जो सलाल परियोजना है, सलाल, यह परियोजना भी आपको मिलेगी किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर ही देखने को मिल जाएगी। तो सलाल परियोजना एक हो गई, इसके अलावा आपकी दुलहस्ती हाइड्रो पावर परियोजना हो गई, और इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं भी हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ बगलिहार, आप याद कर लीजिएगा बगलिहार, बगलिहार, तो यह भी बगलिहार परियोजना भी आपको चिनाब नदी पर देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी जो परियोजनाएं हैं जो चिनाब नदी पर आपको मिल रही हैं ये सभी आपको देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर अवस्थित है? इटली की जो राजधानी रोम है यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आप याद रखिएगा टाइबर नदी के, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा सीन नदी के तट पर कौन सी राजधानी अवस्थित है, कौन सा शहर अवस्थित है? जो सीन नदी है इसके तट पर आपको मिलेगा पेरिस शहर, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा हडसन नदी के तट पर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क शहर। इसके अलावा आपका जो टिग्रिस नदी है, टिग्रिस नदी के तट पर आपको कौन सा शहर देखने को मिल जाएगा? तो जो टिग्रिस नदी है इसके तट पर आपको देखने को मिल जाएगा बगदाद शहर। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज आप याद रखिएगा किस नदियों के तट पर स्थित हैं, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? किसकी कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। तो जीएसटी के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जुलाई को जो है भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो जीएसटी दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? तो घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन सी, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन सी। तथा विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? आप याद रखिएगा। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक जो बीमारी है यह विटामिन सी की कमी से होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया गया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस कारक पर तारों का रंग, तारों का कलर डिपेंड करता है? तो उनके टेम्परेचर पर। आप याद रखिएगा तारों का जो रंग होता है उनके टेम्परेचर पर, उनके तापमान पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन को हम बोलते हैं? तो आप याद रखिएगा विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है उसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं विटामिन किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसके अलावा बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। वहीं पेलाग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है?
तो आप याद रखिएगा जो पेलाग्रा नामक बीमारी है विटामिन B3 की कमी से होती है और विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं, तो नियासिन बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, हीलियम गैस। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ओमान की राजधानी यहाँ पे पूछी जा रही है कि जो ओमान की राजधानी है वह कौन सी है? तो ओमान की राजधानी आपको मिलेगी कौन सी? मस्कट। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन में आप देख पा रही है किसी न किसी देश की राजधानियाँ हैं, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। तो सारे डिटेल आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो जाएगी, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा हो जाएगी और जाम्बिया की राजधानी आपकी लुसाका हो जाएगी। तो देश और राजधानियाँ भी आपको याद रखनी है, यहाँ से 1 से लेकर 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो आप याद रखिएगा जो पंचशील समझौता था यह भारत और चीन के मध्य हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और चीन के मध्य। कब हुआ था यह भी इंपॉर्टेंट है, तो डेट आप याद कर लीजिए, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के मध्य जो है पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खोपड़ी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा खोपड़ी के अध्ययन को हम क्रेनियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन आपका इस प्रश्न का ए 100% सही है। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो भारत का पहला एटॉमिक प्लांट कौन सा है जो भारत के अंदर स्थापित किया गया था? तो यह आपको मिलेगा तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एटॉमिक प्लांट हैं इनको देख लीजिए। तो तारापुर आपको मिलेगा महाराष्ट्र में 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि हमारे देश का पहला एटॉमिक प्लांट था। इसके अलावा रावत भाता आपको मिलेगा राजस्थान में, काकरापारा आपको मिलेगा गुजरात में, जैतपुरा आपको मिलेगा अगेन महाराष्ट्र में, नरौरा आपको मिलेगा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कलपक्कम आपको मिलेगा तमिलनाडु में, कैगा आपको मिलेगा कर्नाटक में, कुडानकुलम आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे परमाणु संयंत्र हैं, एटॉमिक प्लांट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं और एक तरफ उनका क्षेत्र उनका देश दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। सवाना घास के मैदान आपको मिलेंगे अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। पुस्ताज घास के मैदान आपको मिलेंगे हंगरी में, बिल्कुल सही है। लानोस घास के मैदान आपको मिलेंगे वेनेजुएला में, बिल्कुल सही है। लेकिन जो डाउन्स घास के मैदान है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि कहाँ पर मिलेंगे? तो ये डाउन्स घास के मैदान आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में देखने को। वहीं दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार के घास के मैदान मिलते हैं? तो वेल्ड जो घास के मैदान है आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो घास के मैदान हमारे हैं हमारे वर्ल्ड में, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। जैसे लानोज आपका वेनेजुएला हो गया, कैंटिका सेराडो कैंपोज आपको मिलेगा ब्राज़ील में, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना पूर्वी एवं मध्य अफ्रीका में, वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी आपको मिलेगा न्यूजीलैंड में और अमेरिका में आपको मिलेगा प्रियरी। तो इनको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ आपको वेटलैंड दिए गए हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र दिए गए हैं और उनकी लोकेशन दी गई है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन, मतलब इनको सुमेलित करना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। तो दीपोर बिल जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है आपको मिलेगा असम में, तो ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। रेणुका झील आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, यानी कि बी का आपका 2 हो जाएगा। रुद्र सागर झील आपको मिलेगी त्रिपुरा में, आपका सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसके बाद भोज आर्द्रभूमि आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, तो डी का आपका 4 हो जाएगा। यानी कि सभी आपके आमने सामने ही दिए गए थे, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने वेटलैंड है, कितने आर्द्रभूमियाँ हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा। अगर पूछे किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो आप याद रखिएगा हमारे देश का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? यहाँ पे दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है
कि अगर दूरदृष्टि दोष को हमें ख़त्म करना है तो उसके लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तल लेंस का जो प्रयोग है वह दूर दोष के निवारण के लिए किया जाता है। वहीं जो आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस का हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो अवतल लेंस का जो प्रयोग है वह निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। वहीं दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपसे पूछ ले कि किस प्रकार के लेंस का हम प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग है वह दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ आपको इंपॉर्टेंट दर्रे दिए गए हैं, पासेज दिए गए हैं, और एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दर्रों से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो दर्रों को भी आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा कि किस राज्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। तो लिपुलेख दर्रा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। लिपुलेख दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तूजू दर्रा आपको मिलेगा मणिपुर में, बिल्कुल सही है। माना दर्रा आपको मिलेगा उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। इसके अलावा दीफू दर्रा आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो नीचे के आपके तीनों बिल्कुल सही दिए गए थे, लेकिन आपका जो लिपुलेख दर्रा था यह गलत दिया गया था। लिपुलेख दर्रा की जो ओरिजिनल लोकेशन है आपको मिलेगी उत्तराखंड में। तो हिमाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से दर्रे हो जाएंगे? तो जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे बड़ा लाचाला दर्रा हो जाएगा, सिपकिला दर्रा हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। तो ये सभी 3 इंपॉर्टेंट दर्रे आपको याद रखने जो हिमाचल प्रदेश में है, बाड़ा लाचाला, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये 3 दर्रे जो हैं आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं दी गई हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, बिल्कुल सही है। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। शारदा सदन की स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन हिंदू महासभा की जो स्थापना है बाल गंगाधर तिलक ने नहीं करी थी, बल्कि किसने करी थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है हिंदू महासभा की स्थापना करी गई थी। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक उपनदियां हैं? आपसे पूछा जा रहा है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी जो है किसकी सहायक उपनदियां हैं? आपको बताना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनको आप एक बार याद कर लीजिएगा। तो इंद्रावती, प्राणहिता और यहाँ पे सबरी की बात की गई है, तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी की। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी की। इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा गोदावरी नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ हमारे भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान दिए गए हैं और एक तरफ आपको उनका पार्ट दिया गया कि ये किस भाग में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजभाषा को किस में रखा गया है? यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है कि जो हमारे राजभाषा है इसको भारतीय संविधान के किस पार्ट में रखा गया है? तो आप याद रखिएगा, राजभाषा को जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में नहीं बल्कि भाग 17 में रखा गया। तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया गया, तो यहाँ पे भाग जो है 17 में राजभाषा को रखा गया है। वहीं निर्वाचन को भाग 15 में रखा गया है, संविधान संशोधन को भाग 20 में रखा गया है और सहकारी समितियों को भाग 9B में रखा गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजभाषा का यहाँ पे गलत दिया गया था, भाग 18 में नहीं बल्कि भाग 17 में आपको देखने को मिलेगी राजभाषा। वहीं भाग 18 में किसको रखा गया? तो आपातकाल से, यानी कि आपातकाल से रिलेटेड जो उपबंध है, इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रावधान है, उनको भाग 18 में जगह दी गई है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न जो महत्वपूर्ण बन सकते थे उनको हमने आज फिर से कवर कर लिया है। यह हमारा 11वां वीडियो था मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs का, जो वीडियो कर एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।